नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आशा करते हैं आपके स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नया सेशन लेकर हम आए हैं। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है किसका? अनुकरण में परीक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का, परिपक्वता का। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? अनुकरण और पुनर्बलन। अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो विकल्प जो आपका सही होगा वो कौन सा? पहला। अगर आपको ये प्रश्न सही आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के कमेंट आते नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रासंगिक अंतर्बोध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT के नाम से जाना जाता, विकास किसके द्वारा किया गया? साइमंड, होटेचमैन, मुरे और बैकलॉग। याद रखना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT कहा जाता है, ये एक प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है। और व्यक्तित्व परीक्षण में ये आपके प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है, जिसे आपके मुर्रे के द्वारा किया गया, जिसे ये मुर्रे के नाम से जाना जाता है। 1935 ईस्वी में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी। 1938 ईस्वी में मॉर्गन महोदय इससे मिले और इसमें संशोधन किया गया। पहले इसमें 30 चित्रों का प्रयोग किया गया था। 30 चित्रों का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ये आपका कार्ड जो है, अब इसमें कुल 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। एक कार्ड सादा होता है। ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्व नहीं मानता या महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर, हल, टालमैन, गुथरी। हल और गुथरी, उपर्युक्त सभी। तो ये इसमें से ज़्यादातर आपके कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन आंसर जो आपका सही होगा वो क्या है? टालमैन और गुथरी। टालमैन और गुथरी की बात करें तो टालमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट और बिहेवियर के मध्य एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुथरी ने आपके समीपता के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टालमैन ने अव्यक्त अधिगम के बारे में भी जिक्र किया था। यदि आपसे पूछा जाएगा अव्यक्त अधिगम की अवधारणा किसने दी थी, तो आपके टालमैन के द्वारा दी गई थी। बाकी स्किनर ने सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया था किसको? पुनर्बलन को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम में डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। विकल्प है आपके सामने, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और वाटसन। प्रभाव का नियम, सीखने के दो प्रमुख नियम होते हैं, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम भी आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों का जिक्र किया था। अगर पूछा जाएगा प्रभाव का नियम किस प्रकार का नियम है, तो बताइएगा ये अधिगम का मुख्य नियम है। गौड़ नियम आपके 5 हैं, जिसका जिक्र आपके थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। और यदि आपसे पावलोव की बात की जाएगी तो इनको प्राचीन अनुबंधन का जनक कहा जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम, सभी। याद रखना, व्यवहारवादियों ने सबसे ज़्यादा वैल्यूज किसकी लगाई है, सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? जब बात करते हैं तो याद रखना ये वस्तुनिष्ठता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? व्यवहारवादी में। याद रखिएगा, व्यवहारवादी जो थे उसमें प्रमुख नाम आपके वाटसन महोदय का आता है। व्यवहारवाद की स्थापना जिक्र किया जाएगा तो 1913 ईस्वी में किया गया था। व्यवहारवादी
संप्रदाय की स्थापना। व्यवहारवाद एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान अपने अपने विश्वविद्यालयों में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, किससे संबंध है? तो विकल्प आपका शिक्षक से, कक्षा वातावरण से, विद्यार्थियों से, उपयुक्त सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना सिखाना, मनोविज्ञान का अर्थ होता है उसके व्यवहार का अध्ययन करना। तो याद रखना, सीखना अर्थात सीखने का कार्य छात्र के द्वारा, सिखाने का कार्य किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। जब शिक्षक किसी छात्र को सिखाने की प्रक्रिया करता है तो उसमें जो समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो मनोविज्ञान की होती हैं, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, जिसमें शिक्षक का भी सहयोग होता है, कक्षा के वातावरण पर भी प्रभाव होता है और विद्यार्थी पर भी प्रभाव पड़ता है उसके लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। अगला, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अर्थात बात की जा रही है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति में शामिल और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो याद रखना, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और विकास में संशोधन होता है, लगातार परिवर्तन होते हैं, और केवल सांस्कृतिक तो ये आपका सिद्धांत नहीं है, जीवन पर्यंत होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। कहा जाता है कि जो विकास और अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि किस समय ड्यूरेशन निश्चित होता है, ये किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद अभिवृद्धि क्या होती है? समाप्त हो जाती है, विकास आजीवन चलता रहता है। अगला, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल बताएगा। पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग। अब याद रखना, सामूहिक अचेतन की बात की जाएगी तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन का जिक्र आपके फ्रायड ने किया था, और फ्रायड के ही समकालिक थे जिन्हें युंग महोदय के नाम से जाना जाता है। कार्ल युंग ने जो दिया था, उन्होंने बतलाया था क्या? विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय का जनक कहा जाता है। 1913 ईस्वी में इस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इसी सामूहिक अचेतन और युंग से संबंधित एक और मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें एडलर के नाम से जाना जाता है, वो वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक थे। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन जरूर हो सकती है इस प्रश्न में। बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को प्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। अब इसमें जो विकल्प सही होगा, पशुओं के प्रयोग में। अब आप कहेंगे कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी ने पशु पर प्रयोग किया। बिल्कुल आपका ये मानना लाजमी है, क्योंकि आपने थॉर्नडाइक को देखा है, आपने पावलोव को देखा है, आपने कह लीजिए कि अन्य व्यवहारवादियों को देखा। लेकिन यदि केवल मनोविज्ञान होता, ध्यान रखिएगा, यदि केवल मनोविज्ञान होता है तो बस पशुओं पर भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान होता है तो सीखने सिखाने का कार्य किसको किया जाएगा? बालक से, तो बालक से संबंधित होगा, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? में से कौन? जॉन डीवी आपके, वाटसन, C.H. हल, स्किनर। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन, इन चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, फिर भी हम उसका अध्ययन करते हैं? तो आपके जॉन डीवी एक दार्शनिक और शिक्षाविदी हैं जो प्रयोजनवादी शिक्षा के, प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं।
हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। तो इस चीज़ का जिक्र आपके जॉन डेबी ने किया था। वाटसन व्यवहारवादी हैं, C.H. हल भी व्यवहारवादी हैं, स्किनर भी व्यवहारवादी हैं। वाटसन व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और प्रबलन का सिद्धांत आपके C.L. हल के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आशा करते हैं उत्तर जरूर आप देंगे। कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल देता है, वातावरण एवं अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास कहते किसे हैं? एक है आपका बाल मनोविज्ञान और एक है बाल विकास। याद रखना, बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि भाई बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं आपके स्टैनले हॉल महोदय, और वही स्टैनले हॉल जिनको किशोर मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है, जिन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, बाकी किसी अवस्था का अध्ययन बाल विकास में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थात मनोविज्ञान के जो एरिया है वो किस ऐसा मनोविज्ञान है जो इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। ये बार बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आर्थिक मनोविज्ञान आपके मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। असामान्य मनोविज्ञान शामिल किया जाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान शामिल किया जाता है, खेल मनोविज्ञान शामिल किया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपके प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? अर्थात संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि। कहने का मतलब कोई ऐसा परिवार हो जो बिल्कुल जहाँ पे ग्रोथ बेहतर हो रहा हो, प्रगतिशील परिवार हो, तो उस बच्चे के अंदर सबसे बेहतर होगा कि इसकी उपलब्धि क्या होगी, अधिक प्रबल होगी। उपलब्धि भी क्या? अर्थात एक ऐसा प्रेरक जो जिसके अंतर्गत बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रबल रहता है और किसी चीज़ को गेन करता है, अर्थात उसकी उपलब्धि क्या होगी, बेहतर होगी। अगर हम बात करें परिवार, तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार के बालकों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहतर होता है, संयुक्त परिवार के बालकों का जो है सोशलाइजेशन बेहतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैकडूगल ने, कोहलर ने, वाटसन ने और पावलॉव ने। तो याद रखना, मैकडूगल की बात करेंगे, ये भी आपके व्यवहारवादी थे। कोहलर आपके संज्ञानवादी हैं, वाटसन आपके व्यवहारवादी हैं, पावलॉव भी व्यवहारवादी हैं। तो वाटसन जो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक थे, इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी ऐसा कोई भी बालक दे दीजिए, बालक का मतलब एक नवजात शिशु दे दीजिए, जो चाहूँगा मैं बना दूंगा उसे, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, जो चाहूँगा बना दूंगा। पावलॉव ने जो है अनुबंधन पर फोकस किया था, कोहलर ने सूच सिद्धांत दिया था, मैकडूगल ने हार्मिक या प्रेरकीय संप्रदाय की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में उन्होंने चेतना शब्द की आलोचना भी की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? अर्थात वो अवस्था जिसमें बच्चा शैशव होता है। मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, उपर्युक्त सभी। याद रखना,
बात की जा रही शैशवावस्था अर्थात छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि, तो आप जानते हैं कि बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है और खेल विधि का महत्व दिया है आपके किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत, इसलिए उपयुक्त क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी डी वाला विकल्प आपका सही होगा। आज का ये जो 15 क्वेश्चन था, ऐसे ही 15 की सेट मैं लेकर आऊँगा और जल्दी आपके सामने लाइव आने वाले हैं। आप लोग जो है, जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे सेवर है ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, टीचिंग अड्डा 2.0 को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो मित्र हैं, आपके जो संबंधी हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को लाभ हो सके। आज की वीडियो, आपकी क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड लक।